जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पास पाठशाला में। हमने पिछले वीडियो में जाना था सौर मंडल के बारे में, जिसमें हमने जाना था गैलेक्सी, तारा, ग्रह, उपग्रह, जितने भी खगोलीय पिंड हैं, उन सभी खगोलीय पिंड के बारे में हमने विस्तार से जाना था। इस वीडियो में हम जानेंगे ग्रह के बारे में। ग्रह में भी हम एक यूनिक ग्रह के बारे में जानेंगे, और वो यूनिक ग्रह क्यों है? क्योंकि वहाँ जीवन पाया जाता है। पृथ्वी पृथ्वी ब्रह्मांड में एक लौता ग्रह है जहां पर जीवन है। क्या समझे? ब्रह्मांड में और कहीं जगह जीवन ज्ञात है नहीं ना है। पृथ्वी ने एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन है। तो सबका उत्पत्ति होता है, तो पृथ्वी का उत्पत्ति भी हुआ होगा। तो पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में बहुत से सिद्धांत दिया गया, और उन सभी सिद्धांत एवं विचारों में सर्वमान्य सिद्धांत, सर्वमान्य मतलब सब मान्य मानता उसको, है ना। वो सिद्धांत कौन सा है? बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी या महाविस्फोट सिद्धांत। इस सिद्धांत को दिया था किसने? जॉर्ज लेमेटर ने। ठीक है, जॉर्ज लेमेटर ने सिद्धांत को दिया था। और ये कहाँ का रहने वाला था जॉर्ज लेमेटर? बेल्जियम का रहने वाला था। समझ में आ गया? बिग बैंग सिद्धांत या महाविस्फोट सिद्धांत पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में दिया गया सर्वमान्य सिद्धांत है। अब देखिए कि सर्वमान्य सिद्धांत है, लेकिन क्या आपको लगता है कि वैज्ञानिक जो लोग हैं, वैज्ञानिक संगठन है, वो आंख मूंद के मान लेगा? ये बिग बैंग थ्योरी को समझने के लिए वैज्ञानिक आज भी प्रयासशील है। आज भी विभिन्न प्रकार का शोध हो रहा है। बात समझ में आया? तो इसी शोध प्रयोग के दौरान एगो प्रयोग है सर्न का। सर्न बोले तो यूरोपीय भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला, है ना। ये क्या किया? 2008 में फ्रांस एवं स्विट्जरलैंड की सीमा पर, है ना, फ्रांस एवं स्विट्जरलैंड की सीमा पर एक लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर मशीन के माध्यम से, है ना, एक प्रयोग किया। और प्रयोग क्या था? ई प्रयोग के ऐसा बार बार करे से 2013 में वैज्ञानिकों को हाथ एक सूक्ष्म कण लगा। उस सूक्ष्म कण को वैज्ञानिकों ने हिग्स बोसोन नाम दिया। इस हिग्स बोसोन कण को भी एक उपनाम और है, जिसे गॉड पार्टिकल इसी को कहा जाता है। गॉड पार्टिकल इसको इसलिए कहा जाता है कि वैज्ञानिकों के द्वारा बताया गया कि किसी भी वस्तु में द्रव्यमान गॉड पार्टिकल का ही देन है। इसी से पूरा ब्रह्मांड, पृथ्वी, अन्य खगोलीय पिंड का निर्माण हुआ है, तथा जीवन भी इसी के कारण संभव हो पाया है। पृथ्वी के अध्ययन के लिए जब आप विषय उठाइएगा तो आपको दो विषय मिलेगा। एक विषय है भूगोल, एक विषय है जियोलॉजी, जिसे हम भूविज्ञान कहते हैं। ये दोनों विषय में कुछ डिफरेंस है, हम आगे चर्चा कर लेते हैं। देखिए भूगोल क्या है? भूगोल को इंग्लिश में ज्योग्राफी बोलते हैं, है ना, ज्योग्राफी। और भूविज्ञान को जियोलॉजी। ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है ना, लेकिन डिफरेंस है, दोनों समान नहीं है। दोनों में पृथ्वी का ही वर्णन अध्ययन है। एगो में वर्णन, एगो में अध्ययन। कैसे? देखिए, भूगोल ज्योग्राफी का दो शब्द है, जियोग्राफी। जियो का मतलब पृथ्वी, रिलायंस वाला जियो नहीं समझिएगा। जियो मतलब पृथ्वी, लैटिन शब्द है, और वर्णन ग्राफी का मतलब, तो हो जाता है पृथ्वी का वर्णन। अब देखिए भूविज्ञान, जियोलॉजी। जियोलॉजी क्या होता है? पृथ्वी का अध्ययन। तो ये देखिए भूगोल के जनक और पिता में है ना, कई नाम आपको आएंगे, आना ही है भैया। तो आदमी के बाप बदलता है, तो ये विषय है ना। अपना भारत में तो बाप कम बदलता है। चल जाइए पश्चिमी देशों में। पश्चिमी देशों मतलब यूरोप और अमेरिका देशों में, है ना। तो ये भूगोल के जो जनक है ना, सबसे पहला नाम आता है इरेटोस्थनीज का। इरेटोस्थनीज को भूगोल का पिता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द का इस्तेमाल किया था। क्या किया था? ज्योग्राफी शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले इरेटोस्थनीज ने किया था। दूसरा इसका बाप नजर आता है हिकेटियस। हिकेटियस को इसलिए पिता कहा जाता है भूगोल का क्योंकि इसी ने सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी के जितने भी स्थलखंड हैं, वो सभी स्थलखंड पानी मतलब जल या महासागर या सागर से चारों ओर से घिरा हुआ था। तो समझ गया? अब देखिए ये तो दोनों हो गया प्राचीन और मध्यकाल में। आधुनिक भूगोल का जो जनक होता है ना, जो आधुनिक काल में हम भूगोल पढ़ रहे हैं, उस भूगोल का जनक के लिए फिर का बाप बदल जाता है। एक बाप है, फिर जनक हो जाता है अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट। हम्बोल्ट को इसलिए कहा था कॉस्मोस की रचना किया था। क्या किया था? कॉस्मोस की रचना। और कॉस्मोस एक तरह से किताब है। इस किताब में ज्योग्राफिकल जितना भी टर्म एंड कंडीशन है ना, सारा इसमें आपको मिल जाएगा। भूगोल को समझने के लिए आरंभिक ही बड़ी किताब है ये। उसी के बाद भू विज्ञान में दिया जाएगा आप, तो भू विज्ञान के जनक आपको किसी भी चीज़ों का अध्ययन या वर्णन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसे देखना पड़ेगा, है ना। तो भूगोल या जियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पृथ्वी को हम देखेंगे तब ना हम वर्णन या अध्ययन करेंगे। अब पृथ्वी को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऊपर जाना पड़ेगा। अरे ऊपर जब भगवान के यहाँ नहीं जाना पड़ेगा, अंतरिक्ष में जाना पड़ेगा, एक उचित ऊंचाई पर जाना पड़ेगा ताकि आप पृथ्वी को बढ़िया से देख सकें, है ना। तो पृथ्वी को आप देखिएगा अंतरिक्ष से तो आपको दो चीज़ मुख्य रूप से नजर आएगा। वो दो चीज़ कौन सी है? पृथ्वी पर स्थल हो जाएगा एगो, एगो जल हो जाएगा। एक चीज हो जाएगा स्थल और एक चीज हो जाएगा जल। इस जल को बंटवारे के लिए
पृथ्वी पर इन स्थल और जल को बंटवारा कुछ इस प्रकार किया जाता है कि 29% भाग जो है ना स्थल है और 71% भाग जो है आपका जल है। ये बच्चा वाला कॉन्सेप्ट है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि हमारा जो जल है ना वो स्थल पर ही स्थित है। अरे अरल सागर का नाम सुने हुए हैं? अरल सागर वर्तमान में सूख गया हुआ है, और जब वो सूखा ना तो लोग वहां घर बना के रह रहा है, जबकि एक समय वो सागर था, है ना। सागर क्या होता है हम आगे चर्चा करेंगे। बहुत बड़ा एक जलीय महासागर के बाद सागरे का स्थान आता है क्षेत्रफल के मामले में, है ना। तो अरल सागर सूख गया है, इस पर लोग सूखने के बाद लोग घर बना के इस पर रह रहा है। स्थल के आकार साइज के आधार पर विभिन्न नाम और प्रकार। अब देखिए, हम पहले बताएं कि अंतरिक्ष से देखिएगा तो आपको स्थल और जल नजर आएंगे मुख्य रूप से। तो स्थल जो है जो भूविज्ञान बेता है या भूगोल बेता है, स्थल को अध्ययन के लिए क्या किया ना, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा और उसे आकृति के अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार, आकार के अनुसार विभिन्न नाम दे दिया। अरे जिस प्रकार आप रोटी खाते हैं तो सौंसे रोटी को उठा के मुंह में ठूस लेते हैं, नहीं ना, रोटी को तोड़ के तब मुंह में डालते हैं, पूरा रोटी मुंह में घुस भी नहीं करेगा। तो उसी प्रकार भूगोल वेताओं ने, चाहे भूविज्ञान वेताओं ने पृथ्वी को अध्ययन या वर्णन के लिए पृथ्वी को, स्थल को कई भागों में बांट दिया और वो भाग को बांटा, साथ में उसका नामों दे दिया। तो क्या क्या नाम दिया, देखिए क्या क्या नाम दिया। सबसे बड़ा नाम है महाद्वीप। महाद्वीप बोले तो स्थल का सबसे बड़ा भाग, स्थल का सबसे बड़ा भाग जो होता है वही ना होता है। और ये लगभग क्या होता है, चारों ओर जलीय क्षेत्र से घिरा एक बड़ा स्थल होता है। उप महाद्वीप मतलब महाद्वीप के भाग, छोटका भाग। महाद्वीप का सबसे बड़ा विशेषता यह है कि किसी महाद्वीप का भाग होते हुए भी उससे अलग दिख प्रतीत होता है। भारतीय उप महाद्वीप है वो क्या है, एशिया महाद्वीप में होते हुए भी एक अलग स्थलाकृति को इंडिकेट करता है। क्यों? क्योंकि बीच में हिमालय आ जाता है। बात समझ में आ रहा है? इसके बाद क्या आता है, प्रायद्वीप आता है। प्रायद्वीप की भाग आता है। तो प्रायद्वीप क्या है, महाद्वीप का वह क्षेत्र है ना, चाहे वैसा स्थल क्षेत्र जो तीन ओर से जलीय क्षेत्र से घिरा हुआ, प्रायद्वीप होता है। अब द्वीप क्या होता है, द्वीप चारों ओर से जलीय क्षेत्र से घिरा होता है ना। तो चारों ओर जलीय क्षेत्र से घिरा होता द्वीप हो जाता है। जितने भी हमने चारों चीज का चर्चा किया है, महाद्वीप, उप महाद्वीप, प्रायद्वीप, द्वीप, ये सब जो है ना केवल आपको स्थल या भूमि के रूप में ही नहीं दिखाई देगा, आपको जल के अंदर भी चीज मिलेगा। जैसे जिलैंडिया, जिलैंडिया को देखिएगा ना आप, तो जिलैंडिया पूरी तरह से लगभग जलमग्न है। उसका कुछ भाग केवल न्यूजीलैंड, न्यू कैलेडोनिया के क्षेत्र में ऊपर उठा है, ना तो सारा का सारा वो जल के अंदर है। जिलैंडिया 2017 में जिलैंडिया को भूवैज्ञानिक कॉन्टिनेंट के रूप में मान्यता प्राप्त हुआ है। एक चीज याद रखिएगा, भूवैज्ञानिक कॉन्टिनेंट और भौगोलिक कॉन्टिनेंट दोनों में थोड़ा सा अंतर है। जना भूगोल है, विज्ञान में अंतर है। इसीलिए जब भी क्वेश्चन रहे ना कि भूवैज्ञानिक आधार पर, भौगोलिक आधार पर, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, आंख मूंद करके जो भूगोल में पढ़े हुए आंसर नहीं दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए, महाद्वीप, उप महाद्वीप, प्रायद्वीप सब जो है ना, इसका कोई भौगोलिक परिभाषा नहीं है, निश्चित परिभाषा है ना, कोई इसका सीमा है, कैसे नहीं है, चलिए आगे देखते हैं। महाद्वीप द्वीप के रूप में दो मिलेंगे, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। पहले हम ऑस्ट्रेलिया को देखते हैं, ठीक है। देखिए, द्वीप की परिभाषा में क्या दिया था कि वैसा स्थल क्षेत्र जो चारों ओर से जलीय क्षेत्र से घिरा हुआ हो। तो इस अनुसार देखिएगा तो ऑस्ट्रेलिया जो आपको पूरा चारों ओर से जलीय क्षेत्र से घिरा हुआ है ना, घिरा हुआ है, देखिए पूरा चारों ओर से जलीय क्षेत्र से घिरा हुआ है। तो एक प्रकार से द्वीप हो गया, लेकिन ये द्वीप तो आकृति के अनुसार ना हो गया, इसकी गणना जो होती है, ऑस्ट्रेलिया की जो गणना होती है वो क्या होता है, आपको महाद्वीप के रूप में होता है। समझ में आ रहा बात? और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही नहीं है, ये आपका न्यूजीलैंड का जो क्षेत्र यहाँ दिखाई दे रहा है, ये न्यूजीलैंड का क्षेत्र भी आपको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पड़ता है। इसके अलावा ये पापुआ न्यू गिनी का जो क्षेत्र है, इधर का पूरा क्षेत्र, ये वाला और ये जितना भी कुछ दिखाई दे रहा है, ये सारा का सारा क्या होता है ना, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत ही आता है। तो देखिएगा इधर जितना भी क्षेत्र है सब के सब जलीय क्षेत्र से घिरा हुआ है ना। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं ना, द्वीपीय महाद्वीप बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया को क्या बोलते हैं, द्वीपीय महाद्वीप बोलते हैं, द्वीपीय महाद्वीप, ठीक है। तो देखिए, महाद्वीप भी है और आकृति के अनुसार द्वीप भी है। तो इसको सटीक परिभाषा कैसे बैठाया जाए, इसके बाद आगे देखिए, ये अंटार्कटिका आपका, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र आपका दिखाई दे रहा है, ये अंटार्कटिका का है। अंटार्कटिका एक तरह से महाद्वीप भी है, लेकिन आकृति के अनुसार, जैसे चारों ओर से जलीय क्षेत्र से घिरा हुआ स्थलाकृति जो होता है वो द्वीप होता है, तो उस अनुसार ये क्या होगा, ये द्वीप भी होगा और महाद्वीप भी होगा, है ना। तो एक निश्चित परिभाषा में फिट हम इसको नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब देखिए, द्वीप के रूप में तो हम देख लिए महाद्वीप को, अब प्रायद्वीप के रूप में देख लेते हैं। ये प्रायद्वीप जो है, प्रायद्वीप के रूप में है महाद्वीप, देखिए यूरोप है। यूरोप को क्या बोलते हैं ना, प्रायद्वीपीय महाद्वीप बोलते हैं, है ना, प्रायद्वीपीय महाद्वीप बोलते हैं इसको, ठीक है। क्यों बोलते हैं, तो प्रायद्वीप का हमने परिभाषा क्या बताया था कि वैसा स्थल क्षेत्र जो तीन ओर से
जलीय क्षेत्र से घिरा हुआ हो। इस प्रकार देखिएगा यूरोप का जो क्षेत्र है यहाँ से, ये पूरा का पूरा ये आपको यूरोप का जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है, पूरा का पूरा जो है रसिया का क्षेत्र है, ठीक है ना। आई पूरा आपको जो है पूरा एशिया का क्षेत्र इधर का ही है। देखिएगा ना, तो रूस का पूरा भाग जो है ना यूरोप से जुड़ल है। यूरोप को एक ओर से पूरी तरह से स्थल भाग से जुड़े हुआ है। तो यूरोप मात्र 3 ओर से, देखिए इधर से जुड़ल है ना, इधर से जुड़ल है और इधर से जुड़ल है। मात्र 3 ओर से आपको जलीय क्षेत्र से घिरा हुआ नजर आता है। इसीलिए यूरोप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय महाद्वीप। क्लियर? अब देखिए, अब द्वीप हो गया महाद्वीप, प्रायद्वीप हो गया महाद्वीप, तो इस प्रकार से कैसे परिभाषा सेट किया जा सकता है? उसी प्रकार देखिएगा कि द्वीप के रूप में तो हम देखिए लिया महाद्वीप को, प्रायद्वीप के रूप में देखिए लिया महाद्वीप को। इसके बाद देखिए इस संयुक्त स्थल के रूप में भी आपको महाद्वीप नजर आएंगे। जैसे कैसे? ये पूरा का पूरा ये उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र है ना, और ये दक्षिणी अमेरिका का क्षेत्र है, ठीक है। और ये देखिए ये पूरा का पूरा ये पूरा का पूरा जो है ना स्थल क्षेत्र से, ये जो है ना ये मैप में ना इतना छोटा दिख रहा है, इसको धरातल पर देखिएगा तो बहुत बड़ा एरिया है। जो पतला संकरा रास्ता जो दिखाई आपको दे रहा है, ये संकरा रास्ता ये वाला, ये बहुत चौड़ा क्षेत्र है। नक्शा में इतना छोटा दिखाई दे रहा है। पूरा का पूरा क्या है? अरब प्रायद्वीप है। एक चीज याद रखिएगा, अरब प्रायद्वीप विश्व में सबसे बड़ा प्रायद्वीप है ना। अरब प्रायद्वीप विश्व में सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। तो ये प्रायद्वीप कैसे है? देखिए इधर भी जल से घिरा हुआ है, इधर भी जल से घिरा हुआ है, इधर भी जल से घिरा हुआ है। ये सिनाई स्थल संधि क्या करता है ना, ये यूरोप को अफ्रीका से जोड़ता है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो इस प्रकार आप देखिएगा कि महाद्वीप, प्रायद्वीप, द्वीप, महाद्वीप, इस सब ने क्या है ना एक दूसरे रूप में आपको दिखाई दे पड़ेगा। इसीलिए इसका कोई निश्चित परिभाषा नहीं है। बात समझ में आ गया? जब द्वीप महाद्वीप हो सकता है, प्रायद्वीप उप महाद्वीप हो सकता है, चाहे महाद्वीप हो सकता है, तो इसमें परिभाषा निश्चित रूप से क्या कीजिएगा, कैसे दीजिएगा परिभाषा? सीमा निश्चित क्यों नहीं होता? हमने बोला था कि ना परिभाषा निश्चित होता है ना सीमा निश्चित होता है। सीमा मतलब बाउंड्री। रूस को एशिया महाद्वीप में भी के रूप में भी जाना जाता है, रूस को एशिया महाद्वीप में भी काउंट किया जाता है। उसी प्रकार तुर्की को एशिया महाद्वीप में भी काउंट किया जाता है, जॉर्जिया को एशिया महाद्वीप में काउंट किया जाता है। साथ साथ कुछ और देश है, इस सब को क्या होता है ना एशिया के साथ साथ यूरोप महाद्वीप में भी शामिल किया जाता है, मतलब काउंट किया जाता है। तो ये बताइए सीमा कैसे निश्चित होगा? कैसे निश्चित होगा? जब हम इसको मिला लिए, उसको उसमें मिला दिया, उसको उसमें मिला दिया, सीमा कोई निश्चित नहीं है ना। इसके बाद दूसरे उदाहरण पर हम चलते हैं। ये देखिए ग्रीनलैंड का क्षेत्र है, ये ग्रीनलैंड का क्षेत्र है। ये ग्रीनलैंड पर जानते हैं किसका अधिकार है? डेनमार्क का अधिकार है। ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का अधिकार है। डेनमार्क का अधिकार होने के कारण राजनीतिक रूप से ग्रीनलैंड का जो क्षेत्र होता है ना यूरोप महाद्वीप में शामिल होता है, जबकि प्राकृतिक रूप से क्या होता है? वो प्राकृतिक रूप से वो आ जाएगा आपको उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र, उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र हो गया, ठीक है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का ये भाग है। इसमें देखिए आपको कनाडा दिखाई दे रहा है। बोर्नियो द्वीप पर जानते हैं 3 गो देश का अधिकार है। 3 गो देश का अधिकार है। किसका है? मलेशिया का है, ब्रुनई का है और इंडोनेशिया का है। ये 3 देशों का इस द्वीप पर अधिकार है। इसीलिए इस द्वीप को, बोर्नियो द्वीप को विश्व में सबसे अधिक सीमा साझा करने वाला, मतलब सबसे अधिक देशों के साथ सीमा साझा करने वाला द्वीप के रूप में भी जाना जाता है। अपना भारत में महाद्वीपों के बारे में कैसे पढ़ा जाता है? ऐसे पढ़ाया जाता है। महाद्वीपों के बारे में ऐसे पढ़ाया जाता है। ये जो क्षेत्र है आपका उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र, दक्षिणी अमेरिका का क्षेत्र, यूरोप हो गया, या अफ्रीका हो गया, एशिया हो गया, या ऑस्ट्रेलिया हो गया, और ये अंटार्कटिका इधर का हो गया। 7 महाद्वीप हम लोग जानते हैं। तो 7 महाद्वीप को हम लोग जानते हैं ना, तो इसको बोलते हैं 7 महाद्वीपीय प्रणाली या 7 महाद्वीपीय मॉडल। इसको इंग्लिश में 7 कॉन्टिनेंट मॉडल भी बोला जाता है। इसके साथ साथ जितने भी अंग्रेजी भाषी क्षेत्र है, जैसे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका हो गया, पाकिस्तान हो गया, कनाडा हो गया, है ना, इन सभी देशों में इन 7 महाद्वीपीय मॉडल को पढ़ाया जाता है। जबकि कुछ और भी क्षेत्र है जहां पर कुछ और मॉडल पढ़ाया जाता है। और 7 महाद्वीपीय मॉडल में जो महाद्वीपों का क्रम है वो ये जान लेते हैं। सबसे बड़का हो जाएगा एशिया, सबसे बड़का क्या हो जाएगा? एशिया हो जाएगा। उससे छोटा अफ्रीका, उससे छोटा अमेरिका, इससे छोटा दक्षिण अमेरिका, है ना, दक्षिण अमेरिका छोटा अंटार्कटिका, अंटार्कटिका छोटा यूरोप, यूरोप से छोटा ऑस्ट्रेलिया, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। मॉडल हम पढ़ते हैं। तो 6 महाद्वीप मॉडल में संयुक्त यूरोसिया मॉडल होता है, एशिया प्लस यूरोप, ये दोनों के मिला करके जो है ना क्या बोलता है? यूरेशिया बनता है। हमने पहले चर्चा किया हुआ है यूरेशिया कैसे बनता है। अब इस मॉडल में देखिए कि महाद्वीपों का जो क्रम होता है बड़ा के रूप में, छोटा के रूप में कैसे होता है। इसमें सबसे बड़ा हो जाएगा आपका यूरेशिया, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद अंटार्कटिका, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। जो एशिया ये जो क्षेत्र है ये वाला, ये पूरा का पूरा यूरेशिया का भाग हो जाता है ना। ये दोनों को जोड़ देते हैं, यूरेशिया बन जाता है। संयुक्त अमेरिका मॉडल, इसके अनुसार देख लेते हैं कि कैसा क्रम होता है। एशिया फिर भी सबसे बड़ा, अमेरिका, है ना, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद अंटार्कटिका, उसके बाद यूरोप, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया।
यहाँ अफ्रीका दूसरा नंबर से घसक के अई लगी आया है एनेकारी, क्योंकि अमेरिका का जो क्षेत्रफल है ना वो दोनों जुड़ जाता है। जैसे दक्षिण अमेरिका प्लस उत्तरी अमेरिका, ये दोनों क्षेत्र जुड़ जाता है ना, तो क्या होता है अफ्रीका के क्षेत्रफल से ज़्यादा होता है। इसीलिए 6 महाद्वीपों का संयुक्त अमेरिका मॉडल में दूसरा स्थान पर अमेरिका आ जाता है। और यह संयुक्त अमेरिका मॉडल को है ना संयुक्त राष्ट्र संघ मतलब यूएनओ, इसी मॉडल के आधार पर संयुक्त राष्ट्र संघ पूरे दुनिया के स्थलखंड को 6 महाद्वीप में तथा 22 उपभाग में विभाजित करता है। 22 उपभाग में है ना, 6 मुख्य मतलब महाद्वीप में। कैसे मानता है देखिए, आइए जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका संयुक्त राष्ट्र संघ जान भी करते हैं, वैश्विक मामले के लिए एक बहुत बड़ा संस्था है। ये क्या करता है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ क्या करता है कि पूरे अमेरिका के क्षेत्र को, ये पूरा जो अमेरिका के क्षेत्र को, ये पूरे के पूरे को एक मानता है। क्या मानता है? एक मानता है अमेरिका के रूप में। तो एक वही हो गया, एने गाड़ी बच गया 5 को, तो 5 को 6 को हो जाएगा। बात समझ में आएगा? 6 को मानता है। और इसके बाद जो देखिएगा, हमने बात किया था कि 22 उपभाग, तो 22 उपभाग कौन है? देखिए 4 उपभाग तो आपको अमेरिका में आ जाता है ना, देखते हैं, नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, कैरेबियन अमेरिका, साउथ अमेरिका, है ना। उसी प्रकार एशिया में देखिएगा तो बहुत से आपको उप क्षेत्र नजर आएंगे, तो इसको देख लीजिएगा। एक चीज़ और देखिए, कभी कभी जो है ना ये माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया, इस सब को अलग अलग महाद्वीप के रूप में लोग दिखा देता है। ऐसा नहीं है, ये सब उप क्षेत्र है ना। ये सब क्या है? उप क्षेत्र है। किसका? ऑस्ट्रेलिया का और एशिया का। क्लियर? महाद्वीपों की संख्या, परिभाषा, जितना भी कुछ है, निश्चित नहीं होने का सबसे बड़ा एक और रीज़न है। वो रीज़न ये है ना कि 1912 ईस्वी में अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था। ये महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार पूरे जो धरती का स्थल जो है ना वो एक समय में एक ही जगह था। तो ये महाद्वीपीय विस्थापन के अनुसार जो वेगनर ने थ्योरी दिया, तो कहा कि स्थल तो स्थिर है नहीं, गतिमान है और अभी भी गति में है। तो हो सकता है कि आज जो भाग हम महाद्वीप के रूप में देख रहे हैं वो कल होकर कहीं जलीय क्षेत्र बन जाए, चाहे पहाड़ बन जाए, चाहे हो सकता है कि जो हम जलीय क्षेत्र देख रहे हैं वो उठ करके भविष्य में पर्वत पठार मैदान के रूप में निर्मित हो जाए। ये महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्या होता है, आइए देखते हैं। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत हम चर्चा कर चुके हैं कि 1912 में अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा एक सिद्धांत दिया गया सिद्धांत है। इसको लगभग सभी लोगों ने माना है, कुछ लोग इसका आलोचना भी किया है, लेकिन लगभग बहुत लोगों ने इसको माना है। और ये पृथ्वी के स्थल को समझने के लिए एक बहुत बड़ा थ्योरी है, समझ गया। तो इस थ्योरी को अल्फ्रेड वेगनर कैसे लाया दिमाग में, कैसे आया? अल्फ्रेड वेगनर ने सबसे पहले एक बड़ी भूमि का कल्पना किया जिसे सुपर कॉन्टिनेंट कहते हैं। कॉन्टिनेंट का हिंदी नेम है महाद्वीप, महाद्वीपों को इंग्लिश में कॉन्टिनेंट कहते हैं, है ना। तो ये सुपर कॉन्टिनेंट का मतलब विशाल महाद्वीप की अवधारणा लाया। और जिस विशाल महाद्वीप को अवधारणा लाया उसको क्या नाम है? उसका नाम है पैंजिया। वेगनर ने पैंजिया को ही कॉन्सेप्ट में ला करके महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया। इसके अलावा और भी कुछ महाद्वीपीय विस्थापन के बारे में कुछ चर्चा मिलता है। सुपर कॉन्टिनेंट के बारे में वो बलवारा है, केनोरलैंड है, कोलंबिया है, रोडिनिया है, ये सब उतना विख्यात नहीं है, इसीलिए इसकी चर्चा नहीं करेंगे। हम चर्चा करेंगे सिर्फ पैंजिया की। हम आपको सिर्फ और सिर्फ इतना चीज़ बताएंगे ना कि जो आपको परीक्षा में काम आ सके और साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप में काम आ सके। सबसे पहला उद्देश्य कॉन्सेप्ट बिल्डअप और उसके बाद परीक्षा उपयोगी। देखिए कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएगा ना तो किसी प्रश्न को आप किसी भी माध्यम से आंसर, सटीक आंसर पर पहुंच सकते हैं। रटी रटाई चीज़ों को पढ़ने से सिर्फ एक आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, एक कॉन्सेप्ट से आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व होगा। बात समझ रहे हैं ना। तो यही चीज़ है। पहले हम आइए समझते हैं कि पैंजिया क्या था। देखिए वेगनर ने पैंजिया को क्या किया, अवधारणा में लाया और पैंजिया को अवधारणा में ला करके दिखाया कि महाद्वीपीय विस्थापन कैसे हुआ, है ना। और ये पैंजिया का जो भाग था ना, ये पूरे स्थलखंड को तो पैंजिया नाम दिया, और इसके चारों ओर जो क्षेत्र था इसको पैंथालासा नाम दिया, जलीय क्षेत्र था। मतलब जो भूमि स्थल का जो भाग था उसे पैंजिया दिया और जो उसके चारों ओर जो जलीय क्षेत्र था उसको पैंथालासा नाम दिया। इसका भी देखिएगा जो स्थल भाग का जो उत्तरी क्षेत्र था, जो उत्तरी भाग था उसे अंगारालैंड या लॉरेशिया कहा, है ना। जो उत्तरी भाग था पैंजिया का उसे अंगारालैंड या लॉरेशिया नाम दिया। इसको जो है दक्षिणी भाग को क्या बोला, गोंडवानालैंड बोला, है ना। दक्षिणी भाग को क्या बोला, गोंडवानालैंड। उत्तरी भाग को अंगारालैंड या लॉरेशिया, और इनकारी दक्षिणी भाग को क्या बोला, गोंडवानालैंड, है ना। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि पैंथालासा क्या था, गोंडवानालैंड क्या था, अंगारालैंड क्या था, तो इस सब की हल्का चीज जानकारी आपको दे दी है। तो यह कॉन्सेप्ट को ला करके महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत 1912 में अल्फ्रेड वेगनर ने दिया। अल्फ्रेड वेगनर जर्मनी का रहने वाला था और वह मूल रूप से जलवायुवेत्ता था।
जब हम जलवायु विज्ञान पढ़ेंगे ना, जलवायु में जब जाएंगे, अल्फ्रेड वेगनर के बारे में और महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में खूब अच्छा से जानेंगे। अभी बस समझने के लिए हल्का से बता दिया, ठीक है। अब देखिए, अब हमने पृथ्वी पर स्थल को बढ़िया समझा कि पृथ्वी पर किस प्रकार भूगोलवेत्ता ने तथा भूगोलवेत्ता ने तथा भूविज्ञानवेत्ता ने स्थल को समझने के लिए उसे विभिन्न आकृति वाले स्थलों को विभिन्न नाम दिया। तो पृथ्वी पर जल का वितरण देखिएगा, तो पृथ्वी पर जल का वितरण देखिए, लवणीय, खारा, अनुपयोगी, है ना। ये लवणीय खारा मतलब, लवणीय का मतलब होता है जिसमें नमक की मात्रा ज़्यादा हो, नमक की मात्रा ज़्यादा होगा तो खारा हो जाएगा, और खारा ज़्यादा होगा तो क्या होगा, उपयोग लायक नहीं होगा, तो वो अनुपयोगी हो जाएगा। तो अनुपयोगी जल जो हमारा कितना है, कुल जल का 97%, तो इस 97% आपका जो है खारा जल है जो उपयोग लायक नहीं है। मात्र 3% जल जो है आपका वो अलवणीय या उपयोगी जल है। तो ये देखिए, ये 3% में भी, 3% आपको दिखाई दे रहा है ना, ये 3% में भी आपको लगभग 2% से ऊपर आपका तो केवल बर्फ हिमानी के रूप में, 2% केवल बर्फ और हिमानी के रूप में है। अब बर्फ हिमानी का सबसे बड़का स्रोत क्या है, ग्लेशियर, है ना। जैसे अंटार्कटिका हो गया, क्या है अंटार्कटिका, चाहे आर्कटिक जो हो गया क्षेत्र हो गया, आर्कटिक का जो क्षेत्र हो गया, तो वहाँ पर हिमानी या बर्फ की ढेर मात्रा पाया जाता है। तो वहीं सबसे ज़्यादा जो है ना आपका अलवणीय जल पाया जाता है। हमारा जो भूमिगत जल है वो मात्र जानते हैं कितना है, कुल अलवणीय जल का मात्र 0.68% है। अब देखिए, झील तालाब जल में मात्र 0.01% है, मात्र 0.01% आपका झील तालाब में स्थित है अलवणीय जल। तो इसीलिए जल संरक्षण की योजना जो है सरकार बार बार चला रहा है। मेन रीजन यही है, धरती पर सिर्फ 3% ही जल अलवणीय है कुल जल का, ठीक है। चलिए, पृथ्वी पर महासागर देखिए, पृथ्वी पर प्रमुखतः कितना है, 5 महासागर है। कौन कौन है, आकार के अनुसार में प्रशांत महासागर सबसे बड़ा, उससे प्रशांत महासागर छोटा अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर छोटा हिंद महासागर, उसके बाद दक्षिणी महासागर को अंटार्कटिक महासागर बोलते हैं, और ये आर्कटिक महासागर। देखिए, अंटार्कटिक महासागर जो है ना वो पूरी तरह से बर्फीला है, तो वहाँ पर पता कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि कौन सा अंटार्कटिक महाद्वीप का भाग है, कौन अंटार्कटिक महासागर का भाग है। इसीलिए अंटार्कटिक महासागर को दक्षिणी महासागर नाम दे दिया, क्योंकि दक्षिण में स्थित है। क्षेत्रफल एवं आकार आकृति के आधार पर जलीय क्षेत्र का विभिन्न नाम देखिए, हमने पहले चर्चा किया है कि जिस प्रकार स्थल को समझने के लिए भूविज्ञानवेत्ता तथा भूगोलवेत्ताओं ने उसे आकृति के अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार, आकार के अनुसार विभिन्न नाम दे दिया, है ना। तो उसी प्रकार जलीय क्षेत्रों को भी भूगोलवेत्ता के द्वारा विभिन्न नाम दिया गया। कौन कौन नाम दिया गया, महासागर, सागर, समुद्र, है ना। सागर या समुद्र एक चीज़ है, खाड़ी, और भी कुछ होते हैं जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे, है ना, परीक्षा उपयोगी। तो देखिए, महासागर पूरे पृथ्वी पर स्थित विशाल जलीय क्षेत्र, सागर होता है महासागर छोटा क्षेत्र। आइए इसको हम इमेज के माध्यम से समझते हैं। देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको अटलांटिक महासागर है। एस आकार का इसको खींचेगा ना तो एस आकार का दिखाई देता है, देख रहे हैं ना, हम खींचे हैं एस आकार बन गया। तो ये अटलांटिक महासागर क्या देख रहे हैं, ये पूरा है ना विशाल, पूरा जल क्षेत्र है ना, क्या है, विशाल जल क्षेत्र है, तो इसे ही महासागर कहते हैं। इसके बाद देखिए, ये तब अटलांटिक महासागर की बात करती है। इसके बाद देखिए, हिंद महासागर है, पूरा जलीय जो क्षेत्र देख रहे हैं वो क्या है, ये पूरा का पूरा हिंद महासागर का क्षेत्र है। बात समझ में आ रहा है। तो अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, ये सब टोटल 5 गो महासागर धरती पर है। सागर क्या होता है, सागर जो होता है ना महासागर का ही उपभाग होता है। देखिए, एक्चुअली जितने भी आपको सागरीय, महासागरीय, जितने भी चाहे जल डमरुआ जो भी जल है पृथ्वी पर, वो एक तरह से महासागर का ही भाग है। क्या समझ में आ रहा, जितने भी जल है ना वो सारा महासागर का ही भाग है। इसका नाम बदल जाता है, क्या लगी, स्थल से मिलता है, तब स्थल से मिलता है उसका नाम बदल जाता है। अब देखिए, सागर क्या है ना, महासागर का उपभाग होता है। देखिए, जैसे मैं यहाँ पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो अरब सागर का क्षेत्र है। यहाँ लक्षद्वीप आपको दिखाई देगा, है ना, इधर का बंगाल की खाड़ी है, ये सब सागरे ना है जी। इधर का अंडमान सागर है। खाड़ी का मतलब क्या था, सागर का वह क्षेत्र होता है जो किसी जलीय क्षेत्र से जुड़ा तो होता है, लेकिन उसके इर्द गिर्द विस्तृत स्थल खंड होता है। और खाड़ी का भी 2 रूप है। खाड़ी का क्या रूप है, एगो गल्फ है, एगो बे है। गल्फ जो है ना वो संकीर्ण पतली जलीय क्षेत्र है, क्या है, संकीर्ण पतली जलीय क्षेत्र, और बे
चौड़ी जलीय क्षेत्र। चलिए इसको हम पिक्चर से समझते हैं। ये देखिए, ये आप देखिएगा बे ऑफ बंगाल। हमने क्या बोला था कि चौड़ी जलीय क्षेत्र जो होता है वो क्या होता है, बे होता है, और संकीर्ण या पतली जलीय क्षेत्र गल्फ होता है। तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये गल्फ है ना, ये जो है कितना संकीर्ण है, तो ये गल्फ ऑफ एडन हो गया, समझ गया। इधर का गल्फ ऑफ फारस हो जाएगा। तो संकीर्ण पतली जलीय क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है, गल्फ कहलाता है, और चौड़ी जलीय क्षेत्र जो होता है वो बे कहलाता है। जल डमरू मध्य या जल संधि पर देखिए, जल डमरू मध्य क्या होता है, दो जलीय क्षेत्रों को जोड़ता है तथा एक स्थलीय भाग को अलग करता है। इसे देखिए, ये जिब्राल्टर जल संधि है। क्या है, ये जिब्राल्टर जल संधि है। इधर आपको अटलांटिक सागर है, अटलांटिक महासागर है, और इधर क्या आपको है, भूमध्य सागर है। तो इसको जोड़ता है। इधर क्या क्या है, ये यूरोप का क्षेत्र है, और इधर क्या है, अफ्रीका का क्षेत्र है। यूरोप को अफ्रीका से क्या करता है, अलग करता है, और अटलांटिक सागर को और भूमध्य सागर को जोड़ता है। उसके बाद देखिए बेरिंग जल संधि है। ये बेरिंग जल संधि जो है ना, ये आपका जो है ना एशिया का क्षेत्र है, एशिया का क्षेत्र है, और ये आपका उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र है, उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र है। यहाँ पर आपको ये जो क्षेत्र है बेरिंग जल संधि कहलाता है। ये बेरिंग जल संधि क्या करता है, इधर एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है। और देखिए इधर चुक्सी सागर आपको होगा, इधर चुक्सी सागर है इधर, और इधर है बेरिंग सागर, ठीक है। तो बेरिंग सागर और चुक्सी सागर को क्या करता है, बेरिंग जल संधि जोड़ता है, एशिया उत्तरी अमेरिका को अलग करता है। जल संधि समझ गया। अब देखिए, अब स्थल संधि को समझते हैं। स्थल संधि क्या होता है, स्थल संधि वो होता है जो दो स्थल को एक साथ जोड़ता है तथा एक जलीय क्षेत्र को अलग करता है। जैसे में देखिए ये सीनाई स्थल संधि है, देख रहे हैं सीनाई प्रायद्वीप, ये पूरा का पूरा जो है सीनाई प्रायद्वीप है। तो सीनाई स्थल संधि जो है ना, यूरोप को अफ्रीका से जोड़ता है। अब देखिए हम कुछ द्वीप के बारे में जान लेते हैं। ये ग्रीनलैंड का क्षेत्र है। ग्रीनलैंड क्या है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। अब देखिए ये जो ग्रीनलैंड है, ये ग्रीनलैंड का पूरा क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ग्रीनलैंड है ये। इसके सबसे उत्तरी जो भाग पड़े वो द्वीप है। ये द्वीप को जानते हैं क्या बोलते हैं, कैफे कुलिबन आइलैंड। ये सबसे उत्तरी, ये जो है ना सबसे उत्तरी द्वीप है, सबसे उत्तरी द्वीप है। और सबसे जो दक्षिणी हो गया है ना, वो जाएगा रॉस आइलैंड, दक्षिणी महासागर में या अंटार्कटिक महासागर में स्थित। समझ में आएगा। ये हमने देखिए यहाँ पर आपको बोर्नियो है, बोर्नियो के बारे में चर्चा पहले कर चुका है।